नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं। पहले बताइए कैसे हैं आप, उसके बाद बताइएगा सब बढ़िया, राज्य खुशी। अरे यार, जब देखो तुम भगवान कसम ज्योग्राफी का रोना धोना लेके बैठ जाते हो। अरे करा देंगे, ज्योग्राफी करा देंगे यार, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज होता रहना चाहिए ना। वो कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा पीछे का हुआ नहीं अभी तक, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो मैं रुक गया। मैं कहा ठीक है तुम कर लो, फिर कर देंगे। बट इतने कमेंट मत किया करो, मैं एक बार में भी करोगे देख लेता हूँ। देखो कितनी सारे कमेंट कर रहे हो, ये इमोजी भेज रहे हो हाथ जोड़ने वाला, मत करो यार। मैं कर दूंगा, ठीक है करूँगा, मैं छोड़ नहीं रहा। अब लिख के दूँ, लिखत में दूँ, पेपर पे साइन करके दूँ कि कराऊँगा 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 कर रहा हूँगा, लेकिन समय उसका चेंज करना पड़ेगा। जल्दी आपको पता चल जाएगा। कल या परसों में एक नया टाइम टेबल बनाएंगे, एकदम ब्रांड न्यू टाइम टेबल बनेगा और उसके हिसाब से फिर हम काम करेंगे। चलिए एक बार जल्दी से आप लोगों को स्वागत है और आपसे कह रहा हूं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर जो नए हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ कसम है आपको, ठीक है। आजकल आज चल रहा है ना सा कि अगर आप अपनी माँ को प्यार करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे आजकल वो हम भी YouTube देखते रहते हैं, ठीक है, तो कभी कभी स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा आता है कि रुकिए, आगे जाने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा जो है प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चैनल पर भाई साहब जो नए हैं कृपया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ा आ जाएगा आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। सो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आज के करंट अफेयर की। और ये करंट अफेयर दोस्तों हम द हिंदू, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं सबसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक ऑल इंक्लूसिव एक अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जिसके द्वारा हम आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन द क्लास। देर किस बात की है, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स। ये मेरे 4 अलग अलग चैनल्स हैं। पहली बात तो मेरा नाम है सुमित राठी, ठीक है, चौधरी साहब, सुमित राठी है के चौधरी साहब। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ ये 4 चैनल के माध्यम से, जो है ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ वीडियो इन चारों चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी की ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने के लिए बस आपको ना मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है, फॉलो करना है। एक बार आप मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो कर लोगे ना, उसके बाद देखो कोई भी क्विज हो आपकी, कोई भी स्पेशल क्लास हो आपकी, या कोई भी प्लस का कोर्स हो आपका, आपको सबके बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड मेक श्योर जो है, आप जब भी प्लस कोर्स करेंगे दोस्तों, आप कोड यूज करेंगे सुमित10। सुमित10 कोड जब आप यूज करेंगे आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड एश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मैं आपको पूरी यूपीएससी की इस तैयारी में मैं खुद गाइड करूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपकी बातचीत होती है अनअकैडमी के रिप्रेजेंटेटिव से, हाँ भाई सुन ले रहे, ऑडिट टीम, ऑडिट सुन। जब भी आपकी अनअकैडमी की टीम के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है, बात साफ साफ बोल दीजिए कि कोड लगेगा सुमित10, ठीक है। अब हो सकता है देखो इस बात पे दोस्तों ये वीडियो प्राइवेट हो जाए, और जब वीडियो प्राइवेट होती है ना, कोई यार मेरे को नहीं, ऑडिट टीम है एक, मैं नाम भी बता दूंगा, उसकी ईमेल आईडी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। भाई जितनी गाली देनी है उसको दो लो, मैं खुद परेशान हूं, ठीक है। हमारी भी जिंदगी नरक बना रखी है, बाकी मैं करूंगा शेयर सारी चीजें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप अपना पर्सनल चैनल जो है वो भेजते हो, बच्चों को बोलते हो कि आप फलाने ग्राम पे जुड़ जाओ, है ना। अब बच्चों को वैसे ही पता है क्यों नहीं जुड़ेंगे, और बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हैं तो ये मेरे से बात करके ही कोई काम करेंगे, इनको पता है। ये समझता नहीं है, ये वीडियो को प्राइवेट कर देता है कि अच्छा सर आपने कह दिया कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो इसलिए हम वीडियो प्राइवेट कर रहे हैं। आपको पता है वीडियो इसलिए प्राइवेट होती है कि मैं आपको कह देता हूँ कि आप में से जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो एक बार मेरे से बात कर ले। पता है इस बात पे मुझे भी आज ही पता चला, तो उनका मानना ये है कि आप चुपचाप जाओ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सुमित10 कोड ना भी लगाओ, बट मत लगाओ, आपकी इच्छा है दोस्तों। सुमित10 कोड जो नहीं लगाएगा मैं अपने ग्रुप में उसको ऐड नहीं करूँगा। एक प्रक्रिया होती है, आप मेरा कोड लगाते हो, मुझे अपनी रिसिप्ट भेजते हो, मेरे पास जब रिसिप्ट आ जाती है उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है, उसी के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ, ठीक है। रिसिप्ट आपको मुझे मेल पे भेजनी होती है, ये पूरी प्रक्रिया है।
बाकी जिसको कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उस केस में आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, सारे संपर्क सूत्र आपके लिए हैं। आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप चाहें तो मुझे जो है कहीं पे भी जहां आपका मन करे ना यार, वहां पे बातचीत कर सकते हो। खुले में कह रहे हैं भाई इसको, ठीक है। करनी है वीडियो कर दे प्राइवेट, ओके। हेलो ऑडिट टीम। और इस पे ये वीडियो प्राइवेट भी हो सकती है, तो अगर वीडियो प्राइवेट हो जाए तो समझ लेना, ठीक है। फिर मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, भर भर के जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, ये जो आप मेरे को मैसेज करो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बच्चों के साथ में दिक्कतें होती हैं, फ्रॉड हो जाता है। बाद में किसी ने कॉल कर दिया, उनको आजकल 85 कॉल आते हैं एक दिन में बच्चों के पास, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो नहीं हूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों, अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ, प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10। मेरे साथ सुमित10 कोड जो है वो ज़रूर आप जो है आप इसमें लगाइएगा, सुमित10 कोड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो पहला है वो है ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी। थोड़े दिन याद है आपको कि भारत सरकार ने एक जो है IT एक्ट जो था उसमें चेंज किया था 2021 में। सरकार ने एक प्रावधान बनाया था कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज होती हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनको सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज कहा गया। इंटरमीडिएट मतलब बिचौला। बिचौला समझते हो ना? गांव के अंदर बिचौले होते हैं, शादी करवाते हैं, जो बात करवाते हैं दो साइड की, इधर की उधर की बात कराएंगे, बीच में बिचौले को जनरली कुछ मिल जाता है कि भाई इसने हमारे बेटे की या बेटी की शादी कराई है तो उसको अंगूठी दे देते हैं सोने की, ऐसा कुछ उसको मिल जाता है, वो भी खुश हो जाता है ना। तो ऐसे ना ये ट्विटर, फेसबुक, इनको बिचौलिए का एक वो प्राप्त है, टैग प्राप्त है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं पब्लिक को जहां पर वो अपने विचार रख सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म पे कोई गलत लिख दे, कोई ऐसी बात लिख दे जिससे आगे जाके हेट स्पीच हो, मतलब आगे जाके दो कम्युनिटीज़ के बीच में राइवलरीज बन जाए, कम्युनल टेंशन डेवलप हो जाए, तो ऐसे केस में ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं ये कहता है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। ये पल्ला झाड़ के खड़ी हो जाती हैं कि हम क्या करें, हम तो बिचौली हैं, हमने तो इसकी बात उससे कराई है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम बिचौली हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हो, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई थर्ड पार्टी कंटेंट होता है तो ठीक है, हम मानते हैं उस पर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलो ट्विटर के ऊपर कोई अकाउंट है और उस अकाउंट से कोई आप ऐसी बात लिख रहे हो जो कम्युनल टेंशन को जो है अराइज कर रहा है, दो धर्मों के बीच की जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, उसको बिगाड़ रहा है, हेट स्पीच बढ़ा रहा है, देश की यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो ट्विटर कहेगा यार मेरी कोई गलती थोड़ी ना, जिसने लिखा है उसकी गलती है, मेरा तो प्लेटफॉर्म है, मैं तो सबको दे रखा है, फ्री स्पीच है, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान में लिखा है राइट टू फ्री स्पीच, तो मैं भी उसी का पालन कर रहा हूं। तो मेरा तो एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है, मैं तो बिचौलिया हूं, मेरा प्लेटफॉर्म है, लिख कोई और रहा है और पढ़ कोई और रहा है, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपराधिक कार्रवाई आपको करनी है तो आप उस पर कीजिए जिसने लिखा है, जिसने पढ़ा है और जहां गड़बड़ हुई है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो सरकार ने जो IT अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया था पिछले साल, बड़ी चर्चा में रहा था, ठीक है, तो उसके ऊपर सरकार ने इनको इंटरमीडिएटरीज का टैग दे दिया, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप। हाँ भाई इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम ऑडिट टीम प्राइवेट करेगी, इंस्टाग्राम का नाम सुनते हेलो इंस्टाग्राम ऑडिट टीम प्राइवेट कर सकते हो आप। तो आप समझिए मेरी बात को। तो ये जो प्लेटफॉर्म थे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सो ये बोले गए कि दीज आर द सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, है ना। तो आप इस प्लेटफॉर्म को क्या कर सकते हो, आप यूज करोगे, ठीक है, और थर्ड पार्टी के जो भी इसमें कमेंट्स आएंगे तो उसके लिए आप इनको जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। सरकार ने कहा कि ठीक है, यू आर सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, परंतु देखो आपकी जिम्मेदारी तो बनेगी। मान के चलो आपके प्लेटफॉर्म पे किसी ने घटिया कमेंट किया, देश की नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, देश की सद्भावना, दो धर्म संप्रदायों के खिलाफ अगर वो है, कोई ऐसा कंटेंट वहाँ है, और अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है आपको, तो आप उसके खिलाफ एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। उस अकाउंट को ब्लॉक करो, उस कंटेंट को वहाँ से डिलीट करो, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको एक अपने देश, जिस देश के अंदर आप फंक्शन करो, जैसे भारत में हो तो भारत देश के अंदर में आपको भारत देश का ही एक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफिसर रखना पड़ेगा, जो इस प्रकार के कथित मामलों की जांच करे और 24 घंटे के अंदर में इनका समाधान करे। मान लो आपने कंप्लेंट की कि भाई ये चीज़ है देश की यूनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, ये चीज़ है जो सांप्रदायिक दंगे करा सकती है, उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफिसर GRO जो हमने बनाया था, ठीक है, जिस GRO का प्रावधान किसमें था दोस्तों, जो हमने IT अमेंडमेंट एक्ट 2021 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है।
तो ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफिसर जो था, जीआरओ जो था, उन्होंने इस बारे में कहा कि भाई जीआरओ बनाओ और ये इसको समाधान करेगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। अब हो क्या रहा है कि हम बता रहे हैं जीआरओ को, जीआरओ देख ही नहीं रहा उसको, ठीक है। तो जो सिस्टम बना था वो ब्रोकन है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं वो उसको ढंग से लागू नहीं कर रही, और इसके संबंध में बहुत सारी कमेंट और बहुत सारी कंप्लेंट जो है वो आई है सरकार के पास। अब सरकार कह रही है हम तो मजबूर हो गए हैं भाई, और मजबूर होने के नाते सरकार ने क्या किया है, फिर से आईटी एक्ट 2021 अमेंडमेंट के अंदर फिर से संशोधन किया है, फिर से सुधार किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम एक ऐसी कमेटी इसके अंदर बनाने वाले हैं, उस कमेटी का नाम है ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी। मतलब अगर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफिसर जो कंपनी अपॉइंट करती है, ठीक है, भारत का ही होना चाहिए व्यक्ति, अगर ये इसका प्रॉपर समाधान नहीं करता है तो फिर आप किसके पास जाओगे, ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी के पास। इस कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कहां कहां के मेंबर होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, अभी तक बातचीत इस पे नहीं हुई है फाइनल, बट सरकार कह रही है 1-2 दिन के अंदर में हम सारी डिटेल दे देंगे। बट हाँ, एक चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर होंगे, और ये सारे के सारे का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दिया जाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये केंद्र सरकार ने प्रावधान बनाया कि अगर जीआरओ आपके मैटर का समाधान नहीं कर रहा है तो यू कैन गो टू द जीएसी, आप ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी के पास में जा सकते हो। ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी जो है वो आपके इश्यूज का क्या करेगी, समाधान करेगी, वो आपके मुद्दों को देखेगी, समझेगी, है ना, और आप पर उस पर कार्रवाई करेगी, ठीक है। अगर मान लो आप इससे भी आप खुश नहीं हैं तो फिर आप फाइनल है जुडिशरी के पास जा सकते हो। तो जुडिशरी के पास तो आप कभी भी जा सकते हो, बट जैसे ही कंप्लेंट इसके पास जाएगी तुरंत का एक्शन लेगी। बट ये बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, हमने ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी क्यों बनाई है, जब ऑलरेडी हमारे पास जीआरओ यानी ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफिसर था। तो जीआरओ तो था बट काम ही नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सिस्टम बेकार है। तो जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर सक्सेना साहब, जो इन्होंने बोल दिया यार, इन्होंने राजीव चंद्रशेखर साहब जो इन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा बात ना बनने वाली, सिस्टम खराब है और अब इसको सुधारेंगे और हम क्या करेंगे, ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी बनाएंगे। अगर बात समझ में आ रही है ना तो एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो, ठीक है। एक बार देखो, मेरे अकेले से महिमा हंसराज कह रही हैं कि सर आज सर ऑडिट टीम पे गुस्सा है। भाई मैं ऑडिट टीम पे गुस्सा नहीं हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गालियाँ किसको देते हो आप जब वीडियो प्राइवेट होती है, किसको कहते हो? वो 8वीं क्लास का इंडस्ट्री वाला टॉपिक जो अभी तक प्राइवेट पढ़ा है, आप किसको बोल रहे हो? मुझे। भाई मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना कौन कर रहा है प्राइवेट, मैं आपको बताऊँगा। और अगर ये वीडियो प्राइवेट हुई, भगवान कसम मैं तुम्हें टेलीग्राम पर उसकी ID शेयर करूँगा, मैं करूँगा शेयर। आप जो बोलना है उसको बोलना डायरेक्ट फिर क्योंकि मेरे भाई मैं कब तक सुनूंगा तुम्हारी बातें, सर ये वीडियो प्राइवेट होगी, सर ये वीडियो प्राइवेट। इस महीने में यार मजाक बना रखा है, 20 वीडियो प्राइवेट हुई है, और सिर्फ ये कहने पे कि किसी बच्चे को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। ये तो मैं बोलूँगा ना, बच्चों के पास फ्रॉड कॉल जाते हैं, नहीं लेंगे कोई बच्चा ऐसे जब तक उनको ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। भाई मैं कैसे आपको एक अंधी गुफा में धकेल दूँ, नहीं कर सकता मैं तो बस इस बात पे वीडियो प्राइवेट, ठीक है, कि आपने रेड कोड वायलेशन कर दिया है और मेरे पे पेनल्टी लगती है वो अलग से, ऐसा नहीं मेरे पे भी पेनल्टी लगाते हैं। तो भाई ऐसी जो चीज़ है तो ऐसा क्यों हो, मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि ऐसा होता है, फिर आप देख लो। अच्छा ये बात समझ में आ रही है आपको सभी को? और मेरे अकेले के कहने से करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो ये काम सारा यूट्यूब पर जितना पढ़ाया जाता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये फ्री होता है, आपके लिए होता है। अगर कोई वीडियो प्राइवेट होती है नुकसान आपका है, आप चुप बैठे रहोगे, सिर्फ मेरे को कहोगे कोई समाधान नहीं है, तो आपको भी वो समझ रहे हो अन्याय के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी खुद से। ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी, जीआरओ, मैंने बताया था जीआरओ काम नहीं कर रहा, तो उसी के लिए ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी का गठन जो है सरकार ने बोला है, और अभी लेटेस्ट इसमें जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट है उसको संशोधित किया है। ये बात अगर समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो। आपका फेवरेट वर्ड हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची लिख के हम आगे बढ़ेंगे। Amended IT rules are meant to make web safer for all। तो ये कहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक राजीव चंद्रशेखर, सैटरडे को उन्होंने कहा है दोस्तों कि जो हमने न्यू अमेंडमेंट किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल के अंदर में, जो सरकार ने किया है, सरकार का फोकस क्या है कि हम इंटरनेट को सेफ बनाएं सभी के लिए, ताकि इंटरनेट के ऊपर में जो भी आए अच्छे से काम वाम चले, सारी चीज़ बढ़िया हो। और सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके अनुरूप हो, ये बात यहाँ पे की गई है। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं उससे क्या क्या मुद्दे अराइज होते हैं उस पर। अब देखो इस पर भी चिंता आ गई है,
अब सरकार ने कमेटी बना दी तो ये सोशल मीडिया कह रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हो, आप मौलिक अधिकारों को हनन करने का प्रयास कर रहे हो, आप सोशल मीडिया को ओवरराइड कर रहे हो, है ना। तो वो भी उनके अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आप समझ गए दोस्तों, आईटी रूल जो है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इसमें फिर से सैटरडे को जो है संशोधित किया गया, इनको बदला किया गया है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। चेंज क्यों किया गया है दोस्तों? जो हमारा ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सिस्टम था, जीआरओ का जो सिस्टम था, मैंने बताया था पहले क्या सिस्टम था कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ अभद्र बातें लिखी हैं जो कम्युनल टेंशन पैदा कर सकती है, यूनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है या कुछ भी है, अगर आप उसकी कंप्लेंट करते हो जीआरओ को तो 24 घंटों के अंदर जीआरओ उसको रिजॉल्व करेगा, उस कंटेंट को वहां से डिलीट करेगा। बट ऐसा नहीं हो रहा, तो जो हमारा ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सिस्टम है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है। और ऐसे में हमें जरूरत है किसकी दोस्तों? ग्रीवियंसेस अपीलेट ट्राइब्यूनल की, इसीलिए हमने इसको बनाया है। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड में बता दूं मैं तो आईटी रूल जो है अभी रिलीज हुए थे फरवरी 2021 के अंदर। तो इसमें हमने सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, इनको हमने कहा था कि आप एक काम करो, आप इंडिया बेस्ड रेजिडेंट ग्रीवियंसेस ऑफिसर यानी कि जीआरओ अपॉइंट करो। हमारी जो ट्विटर और फेसबुक वाली कंपनी थी ना, इनको हमने आईटी रूल 2021 के तहत फरवरी 2021 में हमने कह दिया था भाई ये काम करो, भारत का एक बंदा जो है बिठा दो जो ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करेगा। भाई ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर एक्शन लेगा, कंटेंट डिलीट करेगा, अकाउंट डिलीट करेगा, ठीक है। बट इन्होंने अभी तक वो नहीं किया है। बहुत सारी कंप्लेंट्स जा रही हैं और उन कंप्लेंट्स के बावजूद भी सिस्टम पूरा ऐसा लग रहा है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए नया काम जो है किया गया है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर ड्यू डिलिजेंस इंटरमीडिएटरीज हु एंजॉयज लीगल इम्यूनिटीज फ्रॉम द थर्ड पार्टी कंटेंट देयर प्लेटफॉर्म। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि देखो यार ये तो इंटरमीडिएटरीज है, मैंने बताया बिचौलिए हैं, ठीक है। तो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ऐसा कंटेंट अगर रहता है और उसको डिलीट नहीं किया गया तो आगे हिंसा हो जाएगी, देश के अंदर में कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाएगी। ये तो हाथ खड़े कर देंगे, हम तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, हम क्या करें? समझ रहे हो? हम तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, हम क्या करें? तो ऐसी चीज ना हो और सिस्टम सुदृढ़ हो जाए, बढ़िया हो जाए, इसीलिए हम इस नए सिस्टम को सरकार जो है कह रही है कि हम इसको लेके आए हैं ताकि इंटरनेट सभी के लिए सेफ बने, सभी के लिए सुरक्षित रहे, आर्टिकल 14, 19, 21 का क्या रहे पालन हो। These officers are responsible for overseeing grievances redressal mechanism of complaint from the people who use their services। GRO का काम बता रहा है। GRO का काम क्या होता है कि जो कंप्लेंट आती है उनके अंदर लुकआउट करता है और उनका समाधान करता है। पूरी बात मैं कहानी के द्वारा बता चुका हूं, अब तो बस मैं पढ़ के आपको कंटेंट दिखा रहा हूं। This means that if user has an issue with an account or a piece of content on the social media platform, they can complain about it to the company GRO, ठीक है, while who will have to act and dispose the complaint within 50 days। आपको दिक्कत है किसी कंटेंट से, आप GRO के पास जाओ, ठीक है, उसको कंप्लेंट करो, 15 दिन के अंदर में उस पर एक्शन होना चाहिए, वो चीज़ हट जानी चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। बट ये अभी नहीं हो रहा, ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा। तो ऐसे में अब क्या होगा? तो ऐसे में अब हमारी ग्रीवियंसेस अपीलेट ट्रिब्यूनल आ गई है, वो क्या करेगी? अगर मान लो यूजर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है भाई, जो आपने जीआरओ को बोला, जीआरओ ने जो भी एक्शन लिया, कंटेंट मॉडरेशन किया, उसको हटाया, डिलीट किया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो आप सीधा जाएंगे और आप जाके गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, जो अभी प्रपोज्ड है, सरकार जो बनाने की बात करे, इसको जाके आप कह दो कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, ठीक है, हमारी बात नहीं बन रही, ओके की रिपोर्ट नहीं हुई है, जो उसने जो कदम उठाए हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। जो फिर ऑर्डर ग्रीवियंसेस अपीलेट कमेटी उस मामले को देखेगी, देख के वो फैसला लेगी, फैसला देके जो भी वो ऑर्डर देगी वो उस इंटरमीडिएटरीज कंपनी को, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, उनको वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो उसको मना कर दे, ठीक है, नहीं, उनको फिर वो मानने पड़ेंगे। करंटली अगर हम बात करें, ठीक है, वर्तमान के अंदर में अभी अगर जीआरओ के खिलाफ आपको जानना है तो आप सिर्फ कोर्ट में जा सकते हो। जीआरओ के बाद में जैसे अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, तो ऐसी कोई अथॉरिटी वर्तमान में नहीं है हमारे पास। अगर आप जीआरओ के डिसीजन से असंतुष्ट हो तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। इसके बाद में भी जब ये ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो भी कोर्ट में जाने का रास्ता तो आपके पास तब भी खुला है। जुडिशियल रेमेडी तो आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगी। अब कह रहा है कि सर ये कमेटी कौन सी होगी, तो कमेटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और बाकी कुछ मेंबर होंगे। अब कौन होंगे वो बाद में हमें पता चल जाएगा। हाउ कमेटी विल फंक्शन, काम कैसे करेगी, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये कमेटी जो है ना दोस्तों, ये जो इंटरनेट और इंटरमीडिएटरीज के संबंध में जो कमेंट आएगी, जो कंप्लेंट आएगी, उसके ऊपर में काम करेगी, ठीक है। ये देखेगी भाई कि जीआरओ ने क्या फैसला लिया, नहीं लिया, और उसके बाद में ये अपना फैसला सुनाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपका जीआरओ ने जो काम किया आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं तो आप इन कमेटियों को जाके संपर्क करोगे और फिर ये जो है सोशल मीडिया फर्म्स को बताएगी। द कमेटी हैज टू डिस्पोज द अपील विद इन 50 डेज, 15 दिन
जीआरओ के पास भी 15 दिन है और इनके पास भी 15 दिन है। जैसे इनके पास कंप्लेंट गई तो विद इन 15 डेज आपका जो ये कमेटी है, अपीलेट कमेटी जो है, इसको उस कंप्लेंट को डिस्पोज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं दोस्तों सीधा कोर्ट के पास में। जुडिशियल रेमेडी का अधिकार आपके पास हमेशा रहेगा। अब इससे भी यार कई लोगों को तो देखो इससे भी मिर्ची लगी है। भारत देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मुद्दे तो हमेशा आएंगे। देखो एक चीज मुझे सबसे घटिया जो लगती है ना, वो अगर मैं तुम्हें ना बोलूँ ना वीडियो लाइक ना करो, तुम करोगे ही नहीं, तुम करोगे ही नहीं। अभी देखो यार कितने जो लोग हैं जिनसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वॉइस ठीक नहीं आ रही क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, रुको। ठीक है, अभी सही है। हे भगवान, कल बता दूंगा यार, ज्योग्राफी के बार बार कमेंट मत करो, कल बता दूंगा कब होगी कैसे होगी क्लास। तुमने पजल कर दिया ज्योग्राफी का पूछ पूछ के। पहले तो सारे बच्चे यार जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो यार। यार ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी यार। कोई वो ही नहीं है यार, लाइक ही नहीं करते तुम वीडियो को यार। क्या बात है, खराब पढ़ाता हूँ क्या मैं आजकल? है भाई, ऐसा है क्या? खराब पढ़ाता हूँ क्या मैं? है भाई, ऐसा हो सकता है ना कि भाई खराब पढ़ाता हूँ, मज़ा ना आता हो आजकल, इसीलिए तुम लाइक ना करते हो। या हम तो सर ज्योग्राफी एनसीईआरटी के लिए आते हैं, आप पता नहीं है क्या बवाल पढ़ा रहे हो। हम तो किसी और से पढ़ते हैं, करंट अफेयर, है ना। आप पता नहीं कुछ पढ़ाते रहते हो, फिर मजबूरी में 2-4 हम कमेंट करते हैं बस। हम तो इसलिए आते हैं कि बस आपको ये बता सकें, आप पता नहीं कुछ पढ़ाते रहते हो, फिर हम तो इसलिए आते हैं कि बस हम आपको बता सकें कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास कर लो बस, है ना। ऐसा ही है ना। अरे वो करा देंगे, उससे भी बाहर आओ। बार बार उसको लिख के यार इरिटेट मत करो प्लीज़। मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है, सब हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। इशू अराइजिंग आउट ऑफ इट, इससे क्या मुद्दे उठ रहे हैं? तो मैंने बताया सोशल मीडिया कंपनी जो है वो कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो आपका जो सोशल मीडिया की जो पावर होती है फ्री स्पीच, उसको ओवरराइड कर रही है। ये मुद्दा है। उनको मिर्ची लग रही है सोशल मीडिया कंपनी को। अब उनको क्या कहोगे आप बोल देना हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। अब बात करते हैं मित्रों रिलेटेड सर्च के ऊपर में। रिलेटेड सर्च पे आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आईटी रूल 2021 ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या थे आईटी रूल्स? फरवरी 2021 में पब्लिश हुए थे, बहुत ज़रूरी थे यार, ये बहुत ज़रूरी। अब आप कहोगे सर 2021 में आए थे, इस बार आएंगे करंट अफेयर में? आएंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट थे। ये 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का जो करंट अफेयर पे तुम टैग लगाते हो, ये छोड़ दो। ये 2021 की बात है, ठीक है, लेकिन ये आज तक चर्चा में है, ये अगले साल भी चर्चा में रहेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, आप बताइए मुझे इनका क्या लाभ है, ठीक है। आप जब मेंस में आंसर राइटिंग हम करते हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि क्या महत्व है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज का। अगर ये ना हो तो क्या बम फट जाएगा। राइट टू प्राइवेसी के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है, निजता का जो अधिकार है उस पर बात कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रीलिम स्पेसिफिक अबाउट प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द आईटीआर रूल 2021। इसमें जो संशोधन अभी हुए हैं, ये जो कमेटी की बात हुई है, इसके बारे में पूछा सकता है। ग्रीवियंसेस अपैलेट कमेटी के बारे में कौन कौन लोग होंगे इसके अभी तो खैर बताया नहीं है, ठीक है, पूरी प्रोसेस अभी डिस्क्लोज होनी बाकी है। इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, इससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, कौन क्या कह रहा है वो, तो ये सारी बातें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, इन द कमिंग टाइम। चलिए प्री के लिए 2017 में सवाल आया था कि भारत में इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। कह रहा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से कोई होता है ना, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो भारत के अंदर में किसको जो है बताना ज़रूरी होता है? सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर और बॉडी कॉर्पोरेट्स। करेक्ट आंसर बताइए। मान लो साइबर स्कैम हो गया तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? आप कहोगे सर हमें, आपको तो बहुत बाद में पता चलेगा, बट इनमें से कौन से वो हैं जिनको सबसे पहले जो है उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा?
बताइए, मैं बता देता हूँ, डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सैल्मोनेला, ठीक है, थाइपीमुरियम DT104। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने टाइफाइड का नाम सुना है? टाइफाइड आजकल यार कई लोगों कैसा हो रहा है, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, इनफैक्ट मेरे भी 2-3 पहले क्या हुआ था ना, तो कईयों के आजकल पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, अच्छा सा डाइजेशन नहीं होता, उल्टी वॉमिटिंग टाइप का फील हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा बॉडी मतलब फीवर भी आ रहा है, बुखार भी आ रहा है, मेरे को भी 2 दिन पहले ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो ऐसे में ना आजकल एक चिंताजनक बात है, आप इसका जाके ना, कई बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी अवस्था के अंदर में क्या करना चाहिए आपको, आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लो डॉक्टर से, बिकॉज आजकल ना ये नया सिस्टम चल रहा है टाइफाइड, और इस टाइफाइड के अंदर में एक जो है एक नया बैक्टीरिया के कुछ वेरिएंट आ रहे हैं, और ये वेरिएंट जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है। दुनिया भर के अंदर में या इंडिया के अंदर में टाइफाइड के बहुत सारे केस आते हैं, और बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी, मोर्टेलिटी रेट भी है, ठीक है, 0.2% के आसपास है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली जो टाइफाइड से रिलेटेड है आपका, और इससे आजकल जो इंसिडेंस है बढ़ रहे हैं, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है। जो इसको किल करने के लिए बैक्टीरिया है बेसिकली, जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से ही होता है। जो आपका फीकल ओरल रूट है वहाँ से जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, और फिर फीवर आएगा आपको, पेट खराब होगा, वोमिटिंग, डायरिया, दस्त भी लग जाते हैं कईयों को, वो सब चलता रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया, इसको मारने के लिए जो हम दवाई देते हैं ना, वो दवाई का ना आजकल जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो रही है। ये कल जो द हिंदू आया था आपका संडे वाला, तो उसके अंदर में ये न्यूज़ थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब देखो बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें ये बैक्टीरिया की खोल वर्ग इस सब के बारे में बताया गया। द बैक्टीरिया अंडरगोज कंटिन्यू अडेप्टेशंस टू अवेलेबल एंटीबायोटिक्स क्रिएटिंग अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑल ड्रग्स। मुद्दा क्या है कि जो बैक्टीरिया है ना, ये जिससे हो रहा है टाइफाइड, ये लगातार अपने आप को चेंज कर रहा है। तो जो दवाइयाँ हमारे पास है, एंटीबायोटिक जो हम ले रहे हैं, ये उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करता जा रहा है। तो आगे हो सकता है भविष्य के अंदर में इस पर किसी एंटीबायोटिक का असर ना हो। द आउटर मेम्ब्रेन प्रोइंस ऑफ बैक्टीरिया प्लेज एन एसेंशियल रोल इन सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया की जो बाहरी सतह होती है ना, बाहरी सरफेस, इसको बोलते हैं प्रोइंस, ठीक है, पोरिंस। तो ये पोरिंस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके सर्वाइवल में, कि जब एंटीबायोटिक आएगी तो ये किस प्रकार से एक्ट करेगा, ये जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसके लिए जो इसकी बाहरी सतह है ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक इनटू द बैक्टीरिया, दस इंप्रूविंग द सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन। अब आजकल हो क्या रहा है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो भी रफ एंड टफ हो गई है, ठीक है, धीरे धीरे वो भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, अडेप्ट कर रही है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो जब एंटीबायोटिक हम देते हैं तो एंटीबायोटिक इसके अंदर घुसनी चाहिए इसको मारने के लिए, बट वो इसके अंदर घुस नहीं पा रही, क्योंकि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली जो है वो मजबूत हो गई है, वो उसको घुसने ही नहीं दे रही है। डिलीटिंग द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए फ्रॉम सैल्मोनेला हैम्पर्स इट सर्वाइवल इन द प्रेजेंस ऑफ 2 बीटा लैक्टम ड्रग्स, ठीक है, सेफ्टाजीडाइम और आपका मैरोफेनम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर इस बैक्टीरिया को मारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी बाहरी झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए 2 एंटीबायोटिक का मिक्सर जो है वो दिया जाता है, सेफ्टाजीडाइम का और दूसरा है आपका मैरोफेनम का। रिमूविंग OMPA रिजल्टेड इन ग्रेटर इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ड्रग विच अल्टीमेटली किल्ड द म्यूटेंट बैक्टीरिया। तो एक बार जब आप इसकी बाहरी खोल को तोड़ देते हो तो बैक्टीरिया आराम से मर जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। Administration of ceftazidimine or in the mice infected with the OMPA deleted strains of Salmonella cured the infection. The strategy for targeting the outer membrane protein A can also be used to develop a novel antimicrobial for the other pathogens. कह रहा कि इसी, अब ये स्टडी क्या है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें, समझना, हिंदी में समझना। ये जो सैल्मोनेला है, इसकी वजह से टाइफाइड, ये टाइफाइड का एक वेरिएंट है, टाइफाइड हो रहा है इससे। आजकल दिक्कत ये हो रही है कि ये टाइफाइड जो है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है, हम चिंता में हैं इससे। चिंता में क्यों, जो सैल्मोनेला है, इसकी जो बाहरी परत है ना, ये जो आउटर, ये बैक्टीरिया है सैल्मोनेला, ठीक है, टाइफीम्यूरियम DT104,
इसकी जो बाहर की जो झिल्ली है ना, वो धीरे धीरे अपने बाहर के कवच को ही तगड़ा करता जा रहा है। तो जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो इसका जो बाहर का कवच है ना, वो एंटीबायोटिक को क्या करता है, पेनिट्रेट नहीं होने देता और ये सर्वाइव कर जाता है, जिंदा रहता है, मरता नहीं है। तो अगर इसको मारना है, इस बैक्टीरिया को, तो हमें इसके कवच को तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या किया, हमने एक ट्राई किया, एक जो चूहियाँ हैं उसके अंदर हमने ट्राई किया, इन्फेक्टेड जो थी सैल्मोनेला बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, हमने उसको ये 2 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बना के दिया। जब इनका कॉम्बिनेशन हमने दिया तो इसने इसकी बाहरी झिल्ली को तोड़ दिया और फिर एंटीबायोटिक इसके अंदर एंटर कर पाई, और जब एंटर कर पाई तो फिर ये मर गया। ठीक है, तो कह रहा है आप इसी अप्रोच को बाकी के अंदर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसी को बाकी में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है, समस्या क्या है दोस्तों? समस्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दोस्तों दुनिया के अंदर में एक बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ रही है। हम किसी भी बीमारी से जब ग्रस्त होते हैं, बैक्टीरिया हो, ठीक है, वायरस हो, तो उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। सोचो एंटीबायोटिक अगर काम करना ही बंद कर देगी तो फिर क्या होगा? और ये एंटीबायोटिक जो काम करना बंद कर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ठीक है, हम इन एंटीबायोटिक का इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन का बर्डन है। टाइफाइड से लगभग 4.5 मिलियन लोग हर साल प्रभावित होते हैं, 4.45 है, मतलब 45 लाख लोग। और इन 45 लाख लोग में से लगभग 9,000 लोग जो हैं राम जी को प्यारे हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है ना भाई साहब, जाके एक बार जाके चेक करा लेना। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे हैं मेरा टेलीग्राम आईडी क्या है। गाइज यार इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो ना। देखो 272 लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं यहाँ कुछ बताऊँगा, वीडियो 1 सेकेंड में प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो ना कि आपस में आप लोग जो है शेयर कर सको ये आईडीज़ अलग अलग, ये तो कर सकते हो। मैं बोलूँगा फिर वीडियो प्राइवेट हो जाए, फिर तुम कहोगे, इसीलिए आपस में कर दिया करो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यार। ठीक है, आपस में कर दे, बना लो कि भाई 10 मिनट में मुझे करना है काम, अपने मन से सोच लो, कर दो, सिंपल है, सबको पता चल जाएगा यार। और वीडियो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये न्यू टारगेट फाउंड्स टू कॉम्बैट AMR सैल्मोनेला, तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप किया है किसने, साल्मोनेला ने, उसके लिए एक नई स्टडी हमारे सामने आई है दोस्तों, जो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। जीएस पेपर 2 इशू रिलेटेड टू द हेल्थ, पूरी बात मैंने आपको बढ़ा दी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। नई स्टडी हुई है, पब्लिश हुई है दोस्तों, जर्नल, कौन सी जर्नल के अंदर, एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के अंदर में। ठीक है, ये बता रही है कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली किसके अंदर में, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम DT103 दैट कॉज इन्फेक्शन इन द ह्यूमन एंड कैटल। इससे आदमियों में और जानवरों में दोनों के अंदर में जो है इन्फेक्शन बढ़ता है, दोनों के अंदर में टाइफाइड के केस जो हैं देखने को मिलते हैं। किससे, इस बैक्टीरिया से। अभी रिसेंट स्टडी के अंदर बताया गया कि एनुअली अगर हम देखें तो 360 केस मिलते हैं टाइफाइड फीवर के। 1 लाख की जनसंख्या में लगभग 360 केस आते हैं टाइफाइड फीवर के। और पूरी अगर मैं बात करूं एनुअल एस्टिमेट जो है वो है 4.45 लाख लोगों का, जिसमें से लगभग 9,000 लोग जो हैं भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर जो है इंडिया में वो टाइफाइड से 0.2% है आज भी। व्हाट इज सैल्मोनेला? अब ये सैल्मोनेला है क्या दोस्तों? ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है दोस्तों। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, इसी से आपको क्या होता है दोस्तों, टाइफाइड या डायरियल डिजीज होते हैं, जिसमें दस्त लग जाते हैं आपको, बार बार आप वॉशरूम जाते हो, पेट में दर्द रहता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन कोज फूड बॉर्न इलनेस नोन एज द सैल्मोनेलिस। ठीक है, तो आप इसको सैल्मोनेलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया का एक समूह है जो आपका साल्मोनेसिस नामक खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनता है। ये आपको खाने से संबंधित होती है। सैल्मोनेला जो है इट इज वन ऑफ 4 की ग्लोबल कॉजेज ऑफ डायरियल डिजीज। कह रहा कि ये जो है डायरिया संबंधी बीमारियों में से जो 4 प्रमुख वैश्विक कारण हैं उसमें से एक है। जो दस्त वगैरह से लगते हैं ना, तो उसके जो 4 बड़े कारण हैं उनमें से ये एक कारण है। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, अगर इसकी मैं बात करूं दोस्तों, तो ये ST313 इज इन्वेजिव नॉन टाइफाइडियल सैल्मोनेला सेरोवर। सैल्मोनेला टाइफ्यूरियम एंड सैल्मोनेला टाइफी, दे आर 2 टाइप ऑफ सैल्मोनेला बैक्टीरिया। इनकी पॉपुलेशन कहाँ से आई थी? सब सहारा से आई थी, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द कंटिन्यूअस अडेप्टेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया टू द अवेलेबल एंटीबायोटिक इज क्रिएट्स अ रिस्क फॉर डेवलपिंग एंटीमाइक्रो। अब दिक्कत क्या है? ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रिसर्च किस पे आई है? इस प्रॉब्लम के ऊपर आई है। प्रॉब्लम ये है भाई कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता जा रहा है। जो हम एंटीबायोटिक्स इसके अंदर देते हैं उसके प्रति ये रेजिस्टेंस डेवलप करता जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। और इसी की स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है इस जो है अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आई है जर्नल के अंदर में।
सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों इसके? फीवर आएगा, पेट में दर्द, दस्त लग जाएंगे, ठीक है, नोजिया, उसके बाद वोमिटिंग आएगी, इसके बाद आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इससे आप कुपोषित हो जाते हो, मल न्यूट्रिशन, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। ये भाई बताओ सर ज्योग्राफी एनसीईआरटी नहीं होगी क्या? बताओ अब इनको यार, मैं बार बार कैसे बताऊं भाई, होगी ज्योग्राफी एनसीईआरटी भी होगी, उसका समय बदलेंगे और हो सकता है हम इसी चैनल पे उसको करें, हम हिंदी वाले चैनल पे ना करें। उसके लिए एक प्लान आएगा, मैं आपको दूंगा, इस चैनल पे करेंगे, उस पे करेंगे, या मैं कोई नया चैनल बनाऊंगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको रोक दिया है थोड़े दिन के लिए, तो 1-2 दिन के लिए, तो वो नई जगह पे उसको हम नए सिरे से उसको काम को हम करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन, संचरण। टाइफाइड फीवर जो है ना, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट। ये कह रहा है कि जो टाइफाइड है ये आपका फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। आप जब खराब दूषित भोजन और पानी लेते हो उससे होता है, ठीक है। जो ट्रैवलर होते हैं वहां पर उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको टाइफाइड हो जाए। दिस इंक्लूड पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, कैरेबियन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इन सब एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि ये क्या होता है। पूरी वही बात है कि जो उसकी आउटर सरफेस है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी आपको, कि मुद्दा क्या है कि जो आउटर सरफेस है, बाहरी सरफेस है, ये उसको दवाई को अंदर जाने से रोक रही है। तो अभी हमने ट्राई किया है, हमने 2 एंटीबायोटिक जो है ना इनका हमने मिला के दिया है, तो ये टूट जाती है बाहर की सतह और फिर इसको हम इजीली किल कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि एमडीआर phenotype in these pathogens were provided by Salmonella genomic Iceland 1, which confers protection against the wide range of antibiotic. Multi-drug resistance is defined as a lack of susceptibility to at least one agent in 3 or more chemical classes of antibiotic. जो 3-4 हम क्लास का जो केमिकल एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो अगर वो काम ना करे तो हम उसको कहते हैं कि अब ऐसा केस आ गया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने लग गया है, कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। एंटीबायोटिक का काम ना करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा बच्चों एक बार आप ज़रूर इसको पढ़ें, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सर जी यहाँ कुछ लोग फेक आईडी बनाकर सबको गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, उनको ब्लॉक करो। देखो सुचित्रा, अब मैं या तो मैं पढ़ा सकता हूँ डियर, ठीक है, कल से बाकी मैं इस पर काम करता हूँ, ठीक है। कल से एक बंदा इसके ऊपर बैठेगा, यार देखो मेरी बात सुनो ना, ये हर जगह आएंगे गंद मचाने वाले लोग, आप पढ़ते रहो, देखो ही मत इनकी तरफ, ये तो आएंगे यार। मैं वैसे देखूंगा, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जब हमारी क्लास प्रॉपर चलेगी तो इनको फटकने भी नहीं देंगे हम। पर अभी मैं पढ़ाऊँ या इनको देखूँ, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इनको टेंशन मत दो। जिसका लिंक ओपन नहीं हो रहा, किरण आप एक काम करो, एक बार मुझे मेल कर दो, फिर बात करते हैं उस पर, मैं डिस्कस करता हूँ, मैं बात करूँगा। एनसीईआरटी की क्लास होगी भाई, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन से चैनल पे होगी वो बताऊँगा, वहीं से कंटिन्यू करूँगा, बट होगी। आप सुनो मेरी बात, रिलेटेड सर्च में थोड़ा सा टाइफाइड और स्वाइन फ्लू जो है ना, इन दोनों के बारे में आप पढ़ लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि सैल्मोनेला क्या है, सैल्मोनेला टाइप्यूरियम, इसके काम को कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, और इसके अंदर बाहर जो मैंने बताया प्रोटेक्टिव लेयर OMPA, ये क्या होती है। ऐसे सवाल आपसे प्रीलिम्स में आपको पजल करने के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो यार और क्या चाहिए, मैं आपको सब बता रहा हूँ कि प्री में कैसे पूछा जा सकता है, टॉपिक में समझा रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ इसके आसपास कौन से टॉपिक है। तो ये कंप्लीट स्टडी है आपके करंट अफेयर की, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता यार, और ना आपको इसका कोई ऑल्टरनेट मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप पढ़ लो, घूम लो, ठीक है, दुनिया भर के करंट अफेयर आप पढ़ के आओगे, बट दिस इज़ द राइट अप्रोच जो आपको करंट अफेयर में हेल्प करेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों जांगी थोपन पावरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी देखो यार हिमाचल प्रदेश के अंदर में क्या है, इलेक्शन है। एक बार मैं चाहूंगा यार सारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिन्होंने कर दिया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करो प्लीज।
भाई माइक की बैटरी चेंज की है यार, ठीक है, बैटरी ख़त्म हो गई थी इस वजह से बीच में। किसकी, एक बात बताओ, रुको सुनो मेरी बात, ठीक है, अभी छोड़ो, इसका मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना दूंगा, कल से कुछ नहीं होगा, कल से कोई टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने बोल भी दिया, अभी इनफैक्ट मेरी बात हो गई है, तो कल से जब अपनी वीडियो चलेगी तो एक बंदा बैठेगा कमेंट बॉक्स में, चिंता मत करो, ठीक है। जस्ट फॉर टुडे मैनेज कर लो आज। सो हम बात कर रहे थे दोस्तों जांगी थोपन पावरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और मेरे को आप बता दिया करो, ठीक है, कौन कर रहा है, मैं कर दूंगा, मेरे को बता दो, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो यार, अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर में ना इलेक्शन चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है। अब इलेक्शन के इस माहौल के अंदर में पता है क्या हो रहा है कि वहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो डेजर्ट सेमी एरिड रीजन है, तो वहाँ पर जो लोग हैं मुख्यतः अगर मैं बात करूँ तो वो डिपेंड करते हैं आपका खेती के ऊपर में, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सतलुज नदी जो है ना उसके ऊपर में ऑलरेडी बहुत सारे, आप मान के चलो कि बहुत सारे उन्होंने डैम बना दिए। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर, अकेले सतलुज नदी के ऊपर मैं बात करूँ तो देयर आर मल्टीपल डैम्स ऑन द सतलुज रिवर। अभी क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसी का फ़ायदा उठा के ना जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, तो पहले वो जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं ना वो कसम खिलवा रहे हैं कि एक बात बताओ, हम तुम्हें वोट तो देंगे, बट एक बात बताओ, ये वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जांगी थोपन पावरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस पे क्या होगा, तुम क्या करोगे, इसको अपोज करोगे, कैसे करोगे, क्या स्टेक होगा तुम्हारा, इस पे क्या टेक होगा। वो पहले ही कह रहे हैं कि बता भाई, हमें पहले वोट बाद में लियो, तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, और यही सही तरीका है ना यार, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको आप वोट देने वाले हो, आप उनके एजेंडा पे बात करो, इस पे नहीं कि ठीक है यार कौन है, किसका माहौल है, कौन किस पार्टी से है, तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को ये, तो मुझे लगा कि बताना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है, मैं आपको इसको बताऊंगा, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। सो जांगी थोपन पावरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम दोस्तों। सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। तो ये बन रहा है कहाँ पे, सतलुज नदी के ऊपर में, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस बात पे इशू उठाया है कि भाई जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे वो क्या करेंगे, इसको कैसे रोकेंगे। देखो यार, अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर में अगर आप देखो किन्नौर के अंदर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट और है चंबा, इसके अंदर में बहुत सारे डैम हैं, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा संख्या है, शायद 900 के आसपास है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, कितनी है, लाइक 930 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं अकेले हिमाचल प्रदेश में, मतलब जिससे बिजली, बहते हुए पानी से हम बिजली बना रहे हैं, और ये सारे के सारे लगभग किस पे हैं, सतलुज नदी पे, वही बड़ी नदी है। तो कह रहे हैं कि यार सतलुज नदी का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ रहा है, वो बैलेंस बिगड़ रहा है, अब और ज़्यादा डैम जो है वो नहीं बनने चाहिए, तो उसके ऊपर ये बातचीत है पूरी की पूरी। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। मुद्दा यही है कि किन्नौर के जो यूथ हैं वो एफिडेविट मांग रहे हैं कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे वो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए क्या करेंगे। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश आस्किंग कैंडिडेट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, मैंने बताया चुनाव है, तो उससे एफिडेविट मांग रहे कि बताओ तुम क्या करोगे। अभी ये जो नया हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है किन्नौर में, इसको रोकने के लिए तुम क्या करोगे, पहले एफिडेविट फाइल करो, उस पर एफिडेविट दो हमें, ठीक है। नो मीन्स नो कैंपेन, ये कैंपेन चल रहा है, नो मीन्स नो, दैट एम्स टू कन्वे द पीपल्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इल इफेक्ट द पावर प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस कैंपेन के अंदर में ये बताने के लिए कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके क्या इल इफेक्ट्स हैं, क्या इनसे दिक्कत है, क्या इनसे प्रॉब्लम्स हैं। इट इज द टाइम टू फाइट टू सेव द सतलुज रिवर, ठीक है। ये कह रहा है कि अब समय आ गया है कि हमें सतलुज नदी को बचाना है, उसके लिए लड़ना है, ठीक है। ये किन्नौर की लाइफलाइन कहते हैं। किन्नौर एक सेमी एरिड एरिया है, यहाँ पे सेब भी होती है, किन्नौर के अंदर एप्पल ऑर्चर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और सेमी एरिड रीजन है, कोल्ड डेजर्ट मान लो आप, सेमी कोल्ड डेजर्ट एरिया है, बर्फ पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर आर 936 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश अलोन, ठीक है। और ये जो है ये सारे मिला के बता रहा हूँ, छोटे बड़े सारे मिला के, कुल मिला के 930 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो कुछ किन्नौर में है, कुछ चंबा में है, और कुछ कहाँ है दोस्तों, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सो दीज आर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपके अलग अलग जगह पे उपस्थित है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, जो अभी जिसके बारे में बात हो रहा है, ये 804 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो सतलुज नदी पे बनाने का प्रपोजल है, प्रपोज किया जा रहा है।
तो इसके लिए एक 10.6 किलोमीटर का रिजर्वायर बनाया जाएगा। रिजर्वायर मतलब जिसमें पानी स्टोर होता है, पानी। हालांकि ये रन ऑन रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, मतलब इसके लिए कोई हम बड़ा डैम नहीं बनाने वाले। एक छोटा सा डैम बनाएंगे, रिजर्वायर बनाएंगे और एक कैनाल बना लेंगे, नहर बना लेंगे, और उस कैनाल के माध्यम से थोड़ा पानी डाइवर्ट करेंगे, और जो पानी डाइवर्ट होगा उस बहाव से टरबाइन घुमाएंगे और बाद में उसी पानी को दोबारा से उस नदी में मिला देंगे। तो जो रन ऑन रिवर वाटर प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये छोटे होते हैं और इकोलॉजिकली काफ़ी अच्छे होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा कोई डैम वाटर स्टोरेज, जैसे टिहरी डैम है, टिहरी डैम में आपने बहुत बड़ा डैम बना रखा है, आप पानी को एक जगह रोक रहे हो तो नदी के बहाव पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें नदी के बहाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी आएगा, टरबाइन घुमा के वापस नदी में मिल जाएगा। तो इससे रिवर की इकोलॉजी प्रभावित नहीं। जो टिहरी डैम हमने बनाया उसमें हमने पानी को इकट्ठा किया है, वाटर को स्टोर किया है, तो वो इकोलॉजिकल जो है उसके डिस्टर्बेंस जो है ज़्यादा होते हैं। इसमें केवल 10.6 किलोमीटर लेंथ का हम रिजर्वायर बना रहे हैं जहाँ हम पानी स्टोर करेंगे, तो ज़्यादा ज़मीन भी सबमर्ज नहीं होगी। अब तेहरी वाले में तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो पानी के नीचे डूब गई है। द रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट है दोस्तों ये आपका, ठीक है। इसमें हम एक डैम बनाएंगे ±88 मीटर हाई का, ठीक है, डीपेस्ट फाउंडेशन के अंदर में ऑन द रिवर सतलुज, और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस जो है उसके माध्यम से हम एक कैनाल जो है सिस्टम उसको लेके जाएंगे और उससे फिर हम स्टीम जो है उसको घुमाएंगे। तो बेसिकली ये रन ऑन रिवर वाटर है। हम एक वाटर डाइवर्जेंस बनाएंगे, 12 किलोमीटर लंबी एक टनल सुरंग के माध्यम से हम पानी को डाइवर्ट करेंगे, यही वो नहर है, और फिर इसी सुरंग के माध्यम से पानी को हम टरबाइन पे घुमाएंगे और टरबाइन घूमेगी, फिर बाद में ये पानी दोबारा सतलुज में आ जाएगा, ठीक है। हम पानी को इकट्ठा करके नहीं रख रहे, बस हम एक नहर बना के उसको अंडरग्राउंड नहर बना के टनल के द्वारा निकाल रहे हैं, और वो 12 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, कह रहे हैं कि इससे 156 हेक्टेयर एरिया जो है वो पानी में डूब जाएगा। इसमें से 143 हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, बाकी 13 हेक्टेयर जो है वो क्या है आपकी, वो प्राइवेट लैंड है। ये बात यहाँ बताइए। अब कह रहा है सर रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ROR बोलते हैं इनको हम ग्रीन ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनको ग्रीन है, तो देखो हाइड्रो जो पावर होती है ना, जो पानी से हम ऊर्जा बनाते हैं, तो माना जाता है कि इट्स ग्रीन एनर्जी। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके भी बहुत नेगेटिव रेपरकशन होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट आता है इसका। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आता है वो आता है उस एरिया की इकोलॉजी के ऊपर में, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जो ROR है ना, ये ग्रीन ऑल्टरनेटिव है बड़े डैम्स के, बड़े डैम जो होते हैं ना, तो उनका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इनसे कोई चीजें प्रभावित नहीं होती। ROR डैम जो है इट डाइवर्ट्स द रिवर फ्लो इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, नदी के अंदर में से एक नहर निकाल लेते हैं, पानी निकाल के कंट्रोल तरीके से, और बाद में वो पानी वापिस नदी में डाल देते हैं, तो नदी का पानी को हम रोकते नहीं है, होल्ड नहीं करते। तो ये एक अच्छी बात है जो बड़े रिजर्वायर के अंदर हम करते हैं। कह रहे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब क्यों लोग इसको अपोज कर रहे हैं, किन्नौर वाले, ठीक है। किन्नौर की लाइफलाइन है कौन? सतलुज। अभी उस पे बन रहा है, कह रहा है उस पे ऑलरेडी डैम बहुत ज्यादा बन गए, तो वो रिवर की इकोलॉजी को प्रभावित करेगा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों एक कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, यहाँ की टोपोग्राफी बहुत फ्रजाइल है, मतलब पहाड़ वहाड़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे लोग जो हैं वो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स उगाते हैं, यहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्स है, एप्पल के ऑर्चर्ड्स उगाए जाते हैं, और सतलुज नदी जो है यहाँ की मेन नदी है। ये जो रिवर है इस पे बहुत सारे मल्टीपल डैम जो है ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, और ये एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब इतने सारे डैम बन गए तो कि किन्नौर जो है ना उसको मतलब एक हब बना देंगे। ये कह रहे हैं कि किन्नौर जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का हब बन जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। और ये लोकल की जो मानना है उनके मामले में ये कह रहे हैं कि एक दुर्भावना है, हमें किन्नौर को जो हाइड्रो पावर का हब जो है वो नहीं बनाना, वो ऐसा मानते हैं, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रूट जांगराम वैली लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट। मेजर इंपैक्ट जो है इसके वो आने वाले हैं चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट के ऊपर। चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट जो है वो 3 जगहों पे पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के अंदर में चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट के जो सबसे बड़े जो एरिया में पेड़ पाए जाते हैं वो किन्नौर में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट जो है इनके अंदर बीज निकलता है, वो बीज एडिबल होता है, उसको खा सकते हो, तो उसकी एक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है उसकी। चिलगोजा पाइन जो है ये आपका पैची डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मिलते हैं, माउंटेनस वैली अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में जो मिलते हैं वो किन्नौर में ही सबसे ज़्यादा है। 2000 हेक्टेयर के अंदर में चिलगोजा फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं। ये एक बहुत इनसे एक आपका पाइन के है, चीड़ के पेड़ हैं, इनसे एडिबल सीड्स खाने वाले जो है बीज मिलते हैं। इन बीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अच्छी मात्रा में इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है।
इसको एक एंडेंजर्ड और रेयर ट्री स्पीसीज के रूप में जो है आपका बताया गया है। जांगी, वन ऑफ द अफेक्टेड ग्राम पंचायत फ्रॉम दिस जेटीपी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैच ऑफ द चिलगोजा ऑफ द कंट्री। अब जहां ये बना रहे हैं ना, जहां पर ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रन ऑन रिवर वाटर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो वहाँ जांगी जो ग्राम पंचायत है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर चिलगोजा फॉरेस्ट जो है उसके पेड़ पाए जाते हैं। तो वो प्रभावित होगा, वो पेड़ हटेंगे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो जिसके वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुद्दा समझ में आया, ठीक है, मुद्दा समझ में आया भाई। किन्नौर के अंदर में एक रन ऑन रिवर ROR जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये नहीं बनना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी होंगी। रिलेटेड सर्च पे बात करते हैं। सतलुज रिवर, इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द सतलुज एंड HP वेजिटेशन, हिमाचल प्रदेश की वेजिटेशन। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम स्पेसिफिक अबाउट जांगी थोपन पावरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है सवाल ये। लोकेट ऑन द मैप, आपसे मैप में पूछा सकता है भाई मैप में कहाँ है सतलुज नदी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ना, ये सवाल आपसे किया जा सकता है। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कहाँ है, किन्नौर कहाँ है ना, इसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, रन ऑन रिवर वाटर प्रोजेक्ट क्या होता है, चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं। बोल देगा चिलगोजा पाइन फॉरेस्ट रिसेंटली इन द न्यूज़, उस पर बताइए आप मुझे, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है गाइज? अगर समझ आ रहा है तो गाइज एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा काला नमक राइस। काला नमक राइस ये है, देखो ये काला काला दिखता है ऐसे, ठीक है, ब्लैक कलर का दिखता है। माना जाता है जब बुद्धा जी एनलाइटमेंट से आए थे ना, तो उन्होंने ये लोगों को दिया था, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है उससे बुद्धा जी को याद रखा जाए। तो सरस्वती जो जगह है, ठीक है, उनके लोगों को बुद्धा जी ने ये दिया था, तो उसी के बाद में ये उगाया जाता है। तो अभी इसकी 2 नई वैरायटी को है ना वो खोजा गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बहुत तगड़ी है, बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है, जजमेंट कह रहा हूँ, एक लैंडमार्क उपलब्धि है। होता क्या है ना दोस्तों, ये जो चावल का पेड़ होता है ना इस वैरायटी का, काला नमक वैरायटी का, इसकी 2 नई वैरायटी बनाई है। इसकी खास बात क्या है कि इसका तना जो है ना स्टम, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आपने देखा होगा धान के केस में ना ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये भारी हो जाता है जिसमें दाना होता है, और नीचे वाला स्टम हल्का पड़ जाता है, कमज़ोर, तो वो नीचे वाला उसके बोझ से टूट जाता है। इसलिए धान देखिए होगा अपने वो पसर जाती है, लौट जाती है खेत में। जब ऐसा हो जाता है ना तो फिर उसको काटने में, हार्वेस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार वो गल भी जाती है, सड़ भी जाती है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए नई वैरायटी जो है काला नमक राइस वैरायटी ये डेवलप की गई है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। काला नमक राइस इज नाउ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। काला नमक राइस जो है अब इसकी नई वैरायटी है, तो अब ये पौधा छोटा होगा बट मजबूत होगा, दमदार होगा पौधा। GS पेपर 3 मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हम डिस्कस करेंगे। काला नमक एक ट्रेडिशनल वैरायटी है पैडी की विद ब्लैक हस्क एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। काला इसका हस्क होता है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस इसके अंदर आती है। काला भूसी होती है और तेज सुगंध वाला धान एक पारंपरिक किस्म का एक जो है पौधा होता है दोस्तों, ठीक है। द न्यू नेम इज इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द आचार्य। अब इसकी 2 नई वैरायटी हमने जो खोजी है ना, उसका नाम जो है हम आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के नाम पे रख रहे हैं, क्योंकि यहीं पे इन दोनों जो वैरायटीज़ की जो है खोज हुई है। तो ये जो नया नाम हम देंगे इसकी 2 किस्मों को, इट इज़ इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन अयोध्या फॉर टेस्टिंग द 2 वैरायटी। उन्होंने टेस्ट किया है ये यूनिवर्सिटी अयोध्या में, तो उसी के नाम पर इन काले नमक की जो 2 नई वैरायटी आई है इनका नाम रखा जाएगा। माना जा रहा है कि जो नई वैरायटी है, जो पुरानी वैरायटी थी उससे ज़्यादा मात्रा के अंदर ये यील्ड देंगी, इनसे उपज जो है वो ज़्यादा होगी। IARI एंड द उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल आर वर्किंग टुगेदर टू मेक द सीड्स अवेलेबल टू द फार्मर अर्लीस्ट। अभी रिसर्च हुई है तो जल्दी से जल्दी प्रयास चल रहा है कि इनको लोगों तक उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों के पास ये बीज पहुंच सके। काला नमक राइस क्या है तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2 नई ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ मतलब छोटी वैरायटी, कि तना छोटा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे वो पेड़ गिरेगा नहीं, तो नई 2 वैरायटी जो है काला नमक राइस की वो यहाँ पे डेवलप की गई है। इनको नाम दिया गया है दोस्तों, नेम दिया गया है पूसा नरेंद्रा काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्रा काला नमक 1652 1652।
इट इज ग्रोन इन द 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तराई रीजन, जो तराई रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नेपाल, उसके 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में से उगाया जा रहा है। द ट्रेडिशनल वेराइटी हैज बीन प्रोन टू लॉजिंग, लॉजिंग मतलब वो लौट जाती थी, ऐसे बोझ हो जाता था ना, ऊपर वजन हो जाता था, कमजोर होती लौट जाती थी वो, ठीक है। तो इसीलिए उससे फिर पैदावार भी कम होती थी, तो वो जो है उसको दूर किया हमने इस नई वैरायटी के अंदर में, ठीक है। तो ये लॉजिंग क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया कि टॉप प्लांट का जो है वो भारी हो जाता है, नीचे से वीक हो जाता है, तो उसकी वजन से वो लोड जाता है, पड़ जाता है, पौधा गिर जाता है, तो फिर उससे पैदावार भी नहीं होती। अब इस काला नमक राइस का महत्व क्या है, महत्व मैं बता देता हूँ। इसको एक गिफ्ट माना जाता था लॉर्ड बुद्धा की तरफ से। यहाँ के जो लोग हैं श्रावस्ती रीजन के, तो कहते हैं जब उन्होंने एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उन्होंने इस क्षेत्र को जब विजिट किया था, तो यहाँ के लोगों को एक भेंट दी थी, तो ये भेंट के रूप में इसको देखा जाता है कि ये लॉर्ड बुद्धा जो है उनकी एक भेंट थी इस क्षेत्र को। द ट्रेडिशनल काला नमक राइस जो है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सिस्टम। जो ये हमारा काला नमक है इसको हम जीआई इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के तहत हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट्स रिकॉर्डेड इन द जीआई एप्लीकेशन दैट लॉर्ड बुद्धा गिफ्टेड काला नमक पैडी, और क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने इसको दिया था, ठीक है, तो उसी वजह से इसका जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जीआई टैग से आप पता ही है आपको, जीआई टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का सिग्निफिकेंस है, जिससे लोग उस वैरायटी का सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाता है, उसके साथ में एक ट्रस्ट जुड़ जाता है, ठीक है, कि उस क्षेत्र से है तो मतलब ये वो है। तो आप सब लोग सोचेंगे अरे ये तो वही है जो लॉर्ड बुद्धा ने श्रावस्ती के लोगों को दिया था, तो ऐसा सोच के लोग इसको खरीदते हैं, तो जीआई टैग इसको मिल गया। अब जीआई टैग क्या है यार, हजारों बार पढ़ चुके हैं हम। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये किसी भी वस्तुओं को दी जाती है, ठीक है, खाने की हो, इस्तेमाल में ली जाती हो, किसी क्षेत्र के अंदर कोई चीज़ है जो बहुत फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल है ना, फेमस होती है भाई चप्पल, अरे कोल्हापुर में बनती है, तो उसको जीआई टैग है। तो जब कोल्हापुर से चप्पल बन के आती है वो, तो उनको, आपको पता है कि इनकी क्वालिटी बढ़िया होगी। आपको कोई बोल देना कि हाँ कोल्हापुरी चप्पल है, आप ऐसा नहीं बोलते चप्पल, आप बोलते कोल्हापुरी है चप्पलें, वो कहते हैं हाँ है, फिर वो निकाल के देते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई क्वालिटी बढ़िया, कोल्हापुरी का नाम है। समझ रहे हो बात? तो वो जीआई टैग के साथ में वो ज्योग्राफिकल एरिया, उस क्षेत्र का महत्व जुड़ जाता है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें ट्रस्ट बढ़ जाता है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है, उसकी सेल बढ़ जाती है। इसलिए जीआई जो है इस प्रकार से काम करता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, दे आर डिफाइंड एज द एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रेफरिंग टू द कंट्रीज और अ प्लेस सुटेड विद, मतलब जिस क्षेत्र से होता है उस क्षेत्र को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं। टिपिकली सच अ नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, जब ये नाम दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्वालिटी का एश्योरेंस उसके साथ होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी का एश्योरेंस उसके साथ दे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अंडर आर्टिकल 1, 2 and 10 of the Paris Convention for Protection of Industrial Property, geographical indication are converted as an element of IPR, Industrial Property, Intellectual Property Right. They are also converted under Article 22 to covered under Article 22 to 24 of TRIPS. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बेनिफिट क्या है, एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्रोडक्ट की कोई कॉपी करके उसका नाम का फायदा उठा के बेच नहीं सकता, ठीक है। अनऑथराइज यूज जो है जीआई टैग प्रोडक्ट्स का वो रुक जाता है। इट हेल्प कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो उपभोक्ता हैं यार उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है, जो वो चाहते हैं, जिस प्रकार की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी है वो चाहते हैं उनको वो मिलता है। इट प्रमोट द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ जीआई टैग गुड्स बाय एनहांसिंग देयर डिमांड इन द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट, ये भी एक अच्छी बात होती है, ठीक है। अब रिलेटेड सर्च में दोस्तों, अब जैसे काला नमक राइस हमने पढ़ा, ठीक है, ऐसे और भी कई राइस हैं जिनको जीआई इंडिकेशन जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ में भारत में राइस कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं राइस का, या इंपोर्ट करते हैं नहीं करते, और लॉर्ड बुद्धा जी के बारे में तो आप पढ़ते ही हो दोस्तों कहाँ पर, हिस्ट्री के अंदर। तो बस वही मुद्दे हैं, थोड़े से देख लेना, उन्हीं से सवाल जो है वो आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है सर? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले कि पहला ये है कि ये काला नमक राइस जो है ये है क्या, आपसे पूछा सकता है काला नमक राइस क्या है, कौन कौन सी वैरायटी है इसकी, प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में कहाँ का प्रोडक्शन होता है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में सवाल आ सकता है, जीआई टैग के बारे में पूछा सकता है, जीआई टैग के फायदे क्या हैं, एंड कौन जो है जीआई टैग देता है। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। Which was the first Indian product to get the geographical indication tag? कह रहा है कि भारत के अंदर में वो कौन सा प्रोडक्ट था सबसे पहले जिसको जीआई टैग मिला था, बताइए। अर्नामुला, कांदी, कनाडी, उसके बाद दार्जिलिंग टी, उसके बाद में कतरीना राइस, ठीक है, बताइए। मधुबनी पेंटिंग,
अरे होगी होगी, एनसीईआरटी क्लास होगी। तुम कौन सा इतनी देखते थे उसको यार, देखते करते थे जब तो देखते नहीं थे तुम बट होगी नए समय पे और एक नए टाइम टेबल के साथ में होगी, नए चैनल पे। कहाँ करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। होगी क्लास होगी, मैंने तुम्हें बोल दिया 12वीं क्लास तक ही करवाऊंगा तो करवाऊंगा, ठीक है, करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़े तो इसमें सही जवाब क्या है? बी, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय। सो ए, बी, सी और डी, तो सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज फाइनली started a geographical indication registry for famed Kashmiri carpet. In this context, highlight the meaning of geographical indication and what are the significance of awarding GI status in the to any product. इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। ये मेन स्पेसिफिक है, ऐसे सवाल आपसे मेंस में किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2022, इसका 4th एडिशन हुआ है। ये गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम क्या है? बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार करते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री का एक इनिशिएटिव है ना, सागर, तो उसके तहत इसको किया गया है। तो इसमें क्या है, जो इंडियन ओशन के आसपास के जो देश हैं, जो हिंद महासागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, उन देशों के साथ मिलकर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। जो हमारे सेम टाइप के जो हमारे एजेंडा है उसको प्रमोट करके कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अभी इसका 4था एडिशन जो है वर्तमान में वो हो रहा है, किसका? गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का। तो इसको एक बार पढ़ते हैं दोस्तों, कर्टेन रेजर गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMS 2022। तो 4th एडिशन जो है गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का, ये अभी हुआ है। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है दोस्तों? नेवल वॉर कॉलेज के द्वारा। कहां पर? गोवा के अंदर। 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2022 तक ये आयोजित किया जा रहा है। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम में अगर बात करूं तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 2016 में। 3 इवेंट हो चुके हैं, ये 4था इवेंट था। हर साल नहीं होता, ऑल्टरनेट ईयर में होता है, 2 साल में एक बार इवेंट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसका, वो 2016 में इंडियन नेवी ने बनाया था। It is a forum for fostering collaborative thinking, cooperation and mutual understanding between the India and key maritime nation। मतलब जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास जो बाकी देश हैं, उन देशों के बीच में एक सहयोगात्मक सोच, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने का एक ये मंच है, ठीक है। द सिंपोजियम इज कंडक्टेड बाइनियली। बाइनियली का मतलब क्या है? 2 साल में एक बार होता है, द्विवार्षिक है दोस्तों ये आपका। बाय द नेवल वॉर कॉलेज गोवा एंड 3 एडिशन ऑफ द इवेंट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड दस फार। अभी तक 3 इवेंट इसके ऑलरेडी हो भी चुके हैं। इस बार का जो थीम था वो क्या था GMS 2022 का? मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। ये इस बार का क्या था दोस्तों? ये इस बार का आपका बेसिकली आपका वो था, थीम था। The theme of GMS 2022 is maritime security challenges in the Indian Ocean region, converting common maritime priorities into collaborative mitigation framework. The theme is underpinned by the idea of security and growth for all the region Sagar and 5 principles of the maritime security enunciated by the Honorable Prime Minister। जो हमारे प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ना, सागर, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भाई जो हिंद महासागर के आसपास में जो क्षेत्र रहते हैं, सबके लिए हमें सिक्योरिटी इंश्योर करना है, सबके लिए। तो उसके लिए मोदी जी का जो इनिशिएटिव है, जो सपना है, उसके अलॉन्ग, उसके अलाइन के तहत में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली जो कैप्टन्स हैं, कमांडर हैं, या कैप्टन कमांडर के इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर के जो है नेवी के लोग, वो इसमें भाग ले रहे हैं। जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेलियन, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत के अलावा ये सब जो है इसके अंदर में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, टेम्बो आर्ट। ये टेम्बो आर्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये खेत दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है आपको पता है? ये वैसे जापान की है, ये आर्ट जापान की है। अब आप कहोगे सर डिज़ाइन बना को चित्र बना रखा है। नहीं भाई, ये आपको पता है ये क्या कर रखा है? ये चावल उगा रखा है। ये चावल की वैरायटी है, ये चावल की वैरायटी अलग अलग बना के ना तभी डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये एक आर्ट दिखती है ना, एक कला दिखती है ना कि भाई किसी ने चित्रकारी की हुई है। तो ये इसको बोलते हैं टेम्बो आर्ट। टेम्बो आर्ट में क्या होता है? ये जापान में शुरू की गई थी, एक जापान के एक एरिया के अंदर में ना, वहाँ पे एक संसार रखा था, तो उन्होंने उस एरिया को डेवलप करने के लिए ये आर्ट स्टार्ट की थी। इस आर्ट में बेसिकली यही किया जाता है, खेत तैयार किया पहले, ठीक है। उस खेत के अंदर में हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले एक नॉर्मल खेत को तैयार करके उसमें ड्राइंग वगैरह बनाई जाती है, और फिर उसी ड्राइंग के आधार पर यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं चावल के, अलग अलग वैरायटी।
जैसे ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी, तो अलग अलग दिखे। तो पहले ये ऐसा नहीं डिज़ाइन, ये खेती की हुई है और खेती करके इस प्रकार से चावल उगाए हुए हैं ताकि फाइनली ये कुछ इस प्रकार का दिखे। तो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ पर दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था जापान में, बट हम इंडिया में भी करते हैं। अभी भारत के अंदर में एक ने जो अशोक चक्र है ना, ठीक है, सेम उसका हिसाब की टोम्बा आर्ट जो है की है भारत के अंदर में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। वायनाड फार्मर क्रिएट्स अशोका चक्र यूजिंग टेम्बो आर्ट। तो ये देखो अशोक चक्र उन्होंने बनाया है। अभी देखोगे तो ये फसल ही है ना, तो ये उन्होंने बुआई ही ऐसे की है कि ये इस प्रकार का बाद में लुक दे। ये ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल किया है ताकि बाद में ऐसा लुक दे। तो वेनाद के अंदर में ये हुआ है। तो आपसे टेम्बो आर्ट के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। फार्मर फ्रॉम वेनाद क्रिएट्स अ डिफरेंट पैटर्न्स इंक्लूडिंग अशोका चक्र इन हिज पैडी फील्ड यूजिंग द टेम्बो आर्ट। तो यहाँ पर टेम्बो आर्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग जो है तस्वीर यहाँ पे। अब ये टेम्बो आर्ट ऐसा नहीं, ये लाइव खेत में है, खेत जो है ना उसी के अंदर किया गया है। About Tembo art, the origin of Tembo art और राइस पैडी art can be traced in Japan। स्टार्टिंग में जापान से इसका मामला शुरू हुआ था। In Japan, people plants paddy of various variety and hues to create desired images। जापान में लोग करते थे, अपना मनचाहा चित्र बनाते थे, विभिन्न किस्मों और रंगों के जो है पौधे लगाते थे, धान के पेड़ लगाते थे। Tembo art use rice field as a canvas to create huge design work by planting rice with different colored leaves and the green heads। जापान में लोग ऐसे ही करते थे, अलग अलग। ये अब समझने का कुछ है नहीं इसमें, वही सब बातें हैं जो मैंने अभी बताई। तो जापान में वो क्या करते थे, अलग अलग प्रकार का चावल की वैरायटी लेते थे जिसका अलग अलग कलर हो, और फिर जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया है उस हिसाब से उसको वहाँ उगाते थे ताकि बाद में ना उसी प्रकार की जो है डिज़ाइन निकल के आए, ठीक है। तो ये जो टेम्बो आर्ट है ये स्टार्ट हुई थी कहाँ पर दोस्तों, आपका ये हुई थी आपका इनकाडेट विलेज, ये गाँव था। तो यहाँ पर रिसेशन हो गया था, तो उसको उभारने के लिए इनकादेते जो कस्बे हैं उसके अंदर में 1993 के अंदर में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1993 के अंदर में। ओके चलिए दोस्तों, हाउ टेम्बो आर्ट इज़ मेड सबको पता है। पहले एक डिज़ाइन बनाया जाता है फार्मर के द्वारा जो वो कल्टीवेट करना चाहते हैं भाई किस एरिया में, फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से भाई कहाँ कौन सा कलर है उसी के हिसाब से बीज और उनके सीडलिंग्स, बीज लाए जाते हैं नर्सरी से, उनके सीडलिंग तैयार किए जाते हैं, फिर उनको उसी पैटर्न के अंदर में बोया जाता है वहाँ पे डिज़ाइन में, उसी में। Along with the seedling in the nursery, the rice field also tilled and fertilized and prepared। फिर उसी हिसाब से खेत के अंदर खाद और सारी चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बेस ड्राइंग बनाओ, बेस ड्राइंग बनाई, डिज़ाइन बनी, और फिर उसी के हिसाब से प्लांट किया जाता है ब्लूप्रिंट बना के, और फिर उसको सर्वे करके बाद में उसी पे सारा, फिर फाइनली वो जाके उसी प्रकार का आपको शेप दे देता है। तो इस प्रकार की जो सिस्टम बनाते हैं। लेकिन सर इनका कलर के राइस कैसे, यकीन नहीं हुआ। लेकिन सर इतना कलर के राइस कुछ ये, हाँ हाँ होते हैं भाई, चावल की कितनी वैरायटी है यार, तुम्हें पता नहीं है इस बात का भाई चावल की बहुत वैरायटी है यार, बहुत किस्में होती हैं चावल की। तो ये तो करते हैं हम, ये तो होता है भाई, हरे ही पेड़ थोड़ी ना होते हैं। आपको भले ही यकीन ना हो, ये तो न्यूज़पेपर की फोटो है, ये तो न्यूज़ हिंदू की फोटो है ना, द हिंदू की। ये देखो खेत में लगा रखा है, खेत में ये पेड़ ही तो हैं सारे, और क्या हैं। तो आपको लग रहा है ऐसा कि हरे ही पेड़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई, इस प्रकार के भी चावल की वैरायटी जो है वो होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैनल टू स्टडी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, कमेटी बनाई, एक पैनल बनाया है, और क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य के अंदर में, है ना। तो उसके बाद तो फिर कोई ऐसी चीज़ें हम कर नहीं सकते जिससे इलेक्शन प्रभावित हो। तो उससे पहले ही गुजरात सरकार ने एक पैनल बना दिया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में रिकमेंडेशन भेजेगा केंद्र सरकार को। हमारे देश के अंदर अभी मुद्दा चल रहा है, हर राज्य से पूछा जा रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मैंने बताया दोस्तों, भारत के अंदर में जो अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग पर्सनल नियम हैं। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज एक समय के बाद, क्योंकि व्यापारी थे, उन्होंने तो अपने फ़ायदे से मतलब था, एक समय के बाद उनको लगा कि यार सब मोह माया है, काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट को, अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को बचाए रखने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि हमें क्राइम, विटनेस, इन सभी चीज़ों संबंधित, ट्रेड से संबंधित कानून बनाने पड़ेंगे। जब कानून बनाने की बात हुई तो भाई हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, तो उन्होंने फूट तो डाल ही दी थी, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाले कानून जो है, पर्सनल कानून, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारा ब्याह कैसे होगा, तलाक कैसे होगी, ये बाहर रखो, हिंदू अपना बनाओ, मुसलमान अपने बनाओ। तो इसी से क्या हुआ, भारत के अंदर में अलग अलग पर्सनल लॉ बन गए। लेकिन आज उन पे क्या है दोस्तों, विवाद है। अलग अलग धर्म के अंदर में आज एक अलग अलग प्रक्रिया है भाई साहब। शादी ब्याह की अलग है, दहेज, बच्चे कौन किसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, उसकी सबकी एक अलग प्रथा बन गई है। वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है देश के अंदर में। तो उससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो। 3 तलाक का मामला गया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, ठीक है। उससे पहले शाहबानो केस आया, उसमें भी यही बात किया। सरिया बानो केस आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सब कहा है। हालांकि थोड़े दिन पहले जो है इस पे जो इंडिया का जो बेसिकली जो लेजिस्लेचर है वो नाराज भी हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। कह रहा कि यार एक बात बताओ, कौन सा कानून कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये हमारा काम है यार, इसमें क्यों बिना मतलब में दखल अंदाजी कर रहे हो। ये जुडिशरी के प्रोरोगेटिव, हम देख, ये लेजिस्लेचर का प्रोरोगेटिव है और हम देख लेंगे। ये किसने कहा दोस्तों, ये भारत सरकार ने कहा था, रिटन एफिडेविट जो फाइल हुआ था उसके अंदर में। लेकिन हाँ, सरकार इस पे काम कर रही है। तो उत्तराखंड ने भी अभी थोड़े दिन पहले इसी प्रकार का पैनल जो है वो बनाया था, ताकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर में सिफारिशें दी जा सके कि किस प्रकार को आप इसको स्टेट में, राज्य के अंदर में इंप्लीमेंट कर सके। क्योंकि भारत के अंदर हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। हिंदू मुसलमान के जो नियम है, अलग अलग पर्सनल लॉज जो हैं, शादी ब्याह दहेज कह रहा हूँ, शादी ब्याह तलाक इत्यादि से संबंधित, वो कैसे रिजॉल्व हों और एक यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर बन सके, ठीक है, उसके लिए। आप देखो यार दोस्तों, इसके ऊपर कई कहते हैं कि फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल शादी ब्याह के कानून है ये अलग है। हिंदू कोड ऑफ लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में कही गई है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो बस यही न्यूज़ है कि अभी गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसी से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टडी करने के लिए बेसिकली कमेटी जो है वो बनी है। तो ये मुद्दा है। सेम उत्तराखंड ने भी इसी प्रकार की कमेटी बनाई थी, इसी प्रकार का जो है पैनल उन्होंने बनाया था। तो सेम वही चीज़ है, कुछ बदलाव नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और आपके गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, तो इसीलिए ये सेम चल रहा है। द कमेटी विल बी फॉर्म्ड बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस कम्स इनटू द फोर्स। अब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया तो फिर तो कुछ होगा नहीं, तो उससे पहले लगे हुए हैं कि जल्दी कर देते हैं। Both minister asserted that the proposed UCC would not violate the fundamental right guaranteed under the constitution। कहा कि यार इससे कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, चिंता मत करो। They held that Hindu Marriage Act and Muslim Personal Law would be covered under the UCC as these laws were not part of the constitution। उसने कहा कि यार सुनो, हिंदू मैरिज एक्ट और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनके ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लॉ है, दीज लॉज जो हैं, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के भाग नहीं है, ये तो अपने पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये कहता है कि यार एक भारत के लिए ना जो पर्सनल लॉ है वो एक सिंगल लॉ होना चाहिए पूरे भारत के अंदर, विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी। ये सभी भारत के धार्मिक समुदायों पर लागू होना चाहिए। इन मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, जो मैंने अभी बताया अभी हिंदुओं का अलग सिस्टम है, मुस्लिम का अलग सिस्टम है, वो नहीं होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहता ये होगा तभी हमारे देश का वास्तविकता में एक नेशनल इंटीग्रेशन होगा। हम कहते हैं ना, भारत हम सही मामले में एक तभी हो पाएंगे जब हम ये ले आएंगे, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। आ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आपका डेस्परेट लॉयल्टीज टू द लॉ विच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी। देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन द इंटर कम्युनिटी। देखो देश के अंदर में अगर हम देखें तो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर कम्युनिटी मैरिज, ये सब ना बढ़ रही हैं लगातार। तो अगर ये बढ़ रही हैं तो फिर आपको इस प्रकार के कानून बनाने की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सेकुलरिज्म भारत देश के प्रियम्बल में लिखा है कि हमें धर्मनिरपेक्ष रहना। तो वास्तव में अगर आप धर्मनिरपेक्ष रहना चाहते हो तो ये उसका एक आधार है कि आपको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना पड़ेगा जो सब पर समान तरीके से इक्वली क्या हो दोस्तों, एप्लीकेबल हो। द कोड विल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स लॉ अराउंड द मैरिजेस। इससे क्या होता है, जो शादी ब्याह के आसपास के जो कॉम्प्लेक्स जो कानून बने हुए हैं, ठीक है, उसको आसान किया जाएगा, ठीक है। सक्सेशन, अडॉप्शन, ठीक है, इनको आसान हो जाएंगे। एंड द सिविल लॉ विल देन बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है हमारा रेड मड। रेड मड क्या होता है? देखो यार, एल्यूमिनियम का एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, और एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। आने के बाद प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस, जेंडर
बायस्ड होगी या नहीं, देखो ये तो कन्फ्यूज सोल भाई मुझे भी नहीं पता ठीक है, वो क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो जब इम्प्लीमेंट होगा, सरकार क्या बनाती है उसमें नियम, उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ ये बात पक्की है, उसके बाद जो अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून है ना वो नहीं होंगे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, वो बंद हो जाएंगे। अब होगा क्या मित्र, ये तो जब बन जाएगी, जब आएगा तभी पता चलेगा, तुम्हें भी और मुझे भी। उससे पहले ना आपको पता चल रहा है ना मुझे। कोई बात नहीं गुप्ता जी, आखिरी टॉपिक है ये, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज करंट अफेयर। रेड मड, रेड मड मतलब क्या है, लाल कीचड़। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जो हम बॉक्साइट, जो हमारा बॉक्साइट होता है ना, तो बॉक्साइट का जब हम उसको साफ करते हैं बॉक्साइट को, तो बॉक्साइट से हम क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं, एल्यूमिनियम। तो जब हम 1 टन एल्यूमिनियम बनाते हैं ना, तो उस प्रोसेस में 1.5 टन के आसपास ये रेड मड जो है वो बनता है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। जब हम अयस्क से धातु बनाते हैं तो उसमें जो बचता है ये वो है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हैजार्डस होता है, तो इनको स्टोर करने के लिए हम बहुत भारी मात्रा के अंदर में ये प्रोड्यूस करते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं ना, हम वेट क्ले पोंड बनाते हैं, मतलब पोंड तालाब बना के उसमें हम इसको रखते हैं। बट कई बार ये उसको तोड़ जाता है और आसपास के एरिया में ना मिट्टी को, पानी को, एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। तो ये जो रेड मड है ये वैसे एनवायरनमेंट के लिए क्या है दोस्तों, ख़राब है। और इसका हम क्या करें वो आज तक हम सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जो है ना साइंटिस्ट ने कुछ बढ़िया काम किया है। और इन रेड मड का इस्तेमाल करके दोस्तों जो एक्सरे के टाइम पे जो प्रोटेक्टिव शीट बनाई जाती है वो बनाई जा रही है। जो एक्स किरणें होती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीट होती है। जब आपका एक्सरे वैक्सरे होता है ना उस टाइम पे वो यूज़ की जाती है। तो वो शीट अभी आजकल लेड की होती है। और लेड एक क्या है दोस्तों, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, मरकरी की बात करें तो हम, तो वो फिर एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसके। ये जो है ये फालतू में पड़ा है हमारे पास में, तो अभी इसकी एक रेड मड की एक क्ले शीट बनाई गई है, तो पता चला इससे वो जो हार्मफुल रेडिएशन है वो रुक जा रही हैं। तो एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है कि आप एक गंद चीज़ से, ख़राब चीज़ से, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट से आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसका आगे भविष्य में जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, जिससे आपको काम आएगा। तो एक अच्छी चीज़ है रेड मड। तो एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल कन्वर्ट्स रेड मड इनटू एक्सरे शील्डिंग टाइल्स। तो रेड मड का इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सरे शील्ड टाइल जो है वो बना दी। CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली कन्वर्टेड रेड मड इनटू एक्सरे शील्डिंग टाइल्स। इन्होंने इस लाल कीचड़ का इस्तेमाल करके जो एक्सरे शील्डिंग टाइल्स जो हैं वो बना दी है। इट हैज़ कन्वर्टेड रेड मड इनटू एक्सरे शील्डिंग टाइल्स इन अ ग्रीन एंड इकोनॉमिकल वाइबल मैनर। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना, ठीक है, ये रेड मड का इस्तेमाल करके एक ऐसी टाइल बना दी है दोस्तों जो एक्सरेज, जो हाई रेडिएशन रेज हैं उनको रोक ले, ठीक है, थ्रू अ सिरामिक रूट बाय एडिंग अ सर्टेन वेट परसेंटेज ऑफ हाई जेड मटेरियल एंड बाइंडर विद इट। कुछ ऐड किया हमने इसमें, हमने जेड मटेरियल और जो है बाइंडिंग मटेरियल इसमें ऐड करके हमने टाइल बना दी है, किसकी, रेड मड की। और इसके माध्यम से क्या होगा, जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं वो रुक जाएंगी, वो इसको पार नहीं करेगी। पहले हम लेड का इस्तेमाल करते थे तो वो थोड़ा अच्छा काम हो गया। दीज टाइल कैन बी यूज टू बिल्ड रेडिएशन शील्डिंग स्ट्रक्चर इन डायग्नोस्टिक एक्सरे, CT स्कैनर रूम, कैथ लैब्स, बोन मिनरल डेंसिटी, डेंटल एक्सरे एक्सेट्राज इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक लीड सीट। तो अभी जो लेड की सीट हम यूज़ करते हैं ना, है ना भाई, जो पब्लिक्स होती हैं उनको हार्मफुल जो हैजार्डस रेडिएशंस हैं उसके एक्सपोजर में वो ना आए, तो उससे रोकने के लिए हम लेड की सीट्स यूज़ करते हैं अभी वर्तमान के अंदर। बट एक बार ये जो टाइल है हम इनका इस्तेमाल करके फिर हम इनको जो सराउंडिंग में पब्लिक्स हैं उनको रेडिएशन लीकेज से हम बचा सकते हैं। रेड मड जो है ना, इट इज़ द वेस्ट जनरेटेड इन द बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस क्या होता है, ये वही प्रक्रिया है दोस्तों, बेयर प्रोसेस एक वो प्रक्रिया है जिससे हम बॉक्साइट बनाते हैं, ठीक है। जो बॉक्साइट है वो हम बनाते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं। बॉक्साइट एक और है, अयस्क है, जिससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो जो एल्यूमिनियम निकालने की प्रोसेस उसको हम बेयर प्रोसेस कहते हैं। तो रेड मड जो है इसको हम हाई वॉल्यूम लो इफेक्ट वेस्ट कहते हैं। हम लगभग 1.5 टन के आसपास, जब 1 टन हमें एल्यूमिनियम निकालना होता है उसके लिए 1.5 टन के आसपास रेड मड जो है वो निकलता है। और ये रेड मड जो है फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसका कोई काम था नहीं आज तक, और पूरी दुनिया में बहुत निकलता है, लेकिन हमने जो है इसका सक्सेसफुल इस्तेमाल करना सीख लिया है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी टॉक्सिक ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम एल्कलिनिटी एंड हैवी एलिमेंट लीचिंग। दोस्तों ये जो है ना, इसकी ये क्षारीय है, एल्कलाइन था,
तो उसी की वजह से टॉक्सिक था, तो आप एनवायरनमेंट में सीधा इसको फेंक नहीं सकते, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो इसीलिए ठीक है, इसकी क्षारीयता और इसके भारी तत्व लीचिंग के कारण इसे विषैला माना जाता है, हम इसको फेंक नहीं सकते। हर साल लगभग हम 175 मिलियन टन के आसपास रेड मड जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर में। एंड वी स्टोर्ड इट इन अ स्पेशली डिजाइंड क्ले लाइंड पोर्ट, और हम इनको क्या करते हैं, मिट्टी रेखा वाले तालाब के अंदर संग्रहित करते हैं। बट कई बार ये जो क्ले लाइन पोर्ट है, इनको तोड़ के ये आसपास की जो मिट्टी है, एनवायरनमेंट है, हवा है, उसको पल्यूट कर देते हैं। ऐसे हमें कई केस जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अमंग इंडियाज 175 मिलियन में से भारत 9 मिलियन टन जो है रेड मड हर साल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इस रेड मड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके अंदर में, ये जो टाइल्स बनाने के अंदर में, है ना। The clay line ponds often block out and pollute the soil, groundwater and air, becomes fatal for both humans and wildlife. Red mud is one of the underutilized industrial waste and getting accumulated over the year due to its increase in aluminum productions as well as inadequate technologies for its large scale utilization. ठीक है भाई। The red mud contains 30 to 50% of ferrous oxide। अब लाल है तो इसका मतलब क्या, इसमें लोहा मिलेगा, तो इसमें आपका आयरन ऑक्साइड जो है वो उपस्थित होता है 30 से लेकर 55%। एंड इट इज सुटेबल फॉर एटेन्यूएटिंग हाई एनर्जी आयनाइज रेडिएशंस लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज। तो इसीलिए इसमें क्षमता होती है कि जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है ना, ये उनको क्या कर सके, दूर भेज सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? समझ में आया मुद्दा दोस्तों क्या है? समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो। गाइज यार, जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, बट जिन्होंने लाइक नहीं किया है, एक बार यार आपसे आग्रह है, पुनः रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो यार, लाइक और शेयर कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, प्लीज़ ठीक है, एक बार लाइक कर दो, और घर में भी 2-3 फ़ोन होंगे, सबसे लाइक कर दो यार, शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। अभी सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, जुड़े मेरे साथ, आपने इतनी मुशक्क़त की। ठीक है, थैंक यू। एंड गाइज, अगर आपको लगे आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर आप यूपीएससी की तैयारी करके क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी पे 2 प्रकार के कोर्स का आप सहारा ले सकते हैं। पहला आइकॉनिक और दूसरा जो है वो है प्लस। दोनों कोर्सेज के लिए आप मेरा कोड यूज़ करोगे, मेरा कोड है सुमित10। प्लस कोर्स में लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगी। आइकॉनिक के अंदर में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेना आप, दोनों में कोड आप सुमित10 ही याद रखना है। और भाई आपको कोई भी कुछ भी कहे, कितना भी भकाए, आप बोल देना अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो। बाकी आप किसी और से पढ़ना चाहते हो, फिर मेरे को मत कहना कि सर गाइडेंस चाहिए। ये फीस है दोस्तों 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की। ठीक है, प्लस जीएस के सब्सक्रिप्शन की जब आप मेरा कोड लगाओगे तो ऐसा है। ठीक है, ये आइकॉनिक की है, आप देख सकते हो। जब मेरा कोड लगाने पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। नाउ ऑन दिस नोट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जो है करेंगे, अपना प्यार जो है वो दिखाते रहेंगे। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।